नाउ स्टूडेंट्स, हमने बोला जो हाइपोप्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर्स हैं ये क्या होते हैं जहाँ आरबीसीज की जो प्रोडक्शन है वो कम होती है। ठीक है, अब जो हाइपोप्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर्स है ना, इनकी ये दो रीजंस की वजह से हो सकते हैं। सो फर्स्ट रीज़न क्या है? फर्स्ट इज़ द न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी मीन्स कुछ चीज़ें एब्सेंट हैं जिसकी वजह से डिजीज़ हो रही है। नाउ इसकी एग्जांपल क्या है? फर्स्ट एग्जांपल जो इसमें है दैट इज़ आयरन डेफिशिएंट एनीमिया। सेकेंड जो इसके अंडर आता है दैट इज़ मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया। थर्ड जो इसके अंडर आता है दैट इज़ एनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीज़। और जो सेकंड यहाँ पे पैथोलॉजी है जिसकी वजह से हाइपोप्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर हो सकते हैं दैट इज़ व्हाट? बोन मैरो डिसफंक्शन। बोन मैरो डिसफंक्शन। अब बोन मैरो डिसफंक्शन कहाँ देखने को मिलेगा? इन केस ऑफ एप्लास्टिक एनीमिया। Now we'll discuss one by one. So first जो एनीमिया हम डिस्कस करेंगे that is iron deficient anemia. Like this is the most common anemia that occur in the developing country. This is the most common anemia that mainly occur where? That occurs in developing countries like India. Okay. Now in our body there are two forms of iron. Types of iron. दो फॉर्म कौन कौन सी है? One is the ferrous form and the other one is the ferric form. Ferrous form कौन सी है? That is now what is a ferrous form? That is Fe2 positive. Ferric form कौन सी है? Fe3 positive. Now see, जनरली जो एब्जॉर्प्शन है ना वो ऑलवेज किस फॉर्म में होती है? दैट इज फेरस फॉर्म में। ऑलवेज एब्जॉर्प्शन किस में होगी? फेरस फॉर्म पे। और अगर हम फेरिक फॉर्म की बात करें तो जो स्टोरेज है या ट्रांसपोर्ट है वो किस में होती है? फेरिक फॉर्म में। स्टोरेज ऑफ आयरन एंड ट्रांसपोर्ट occur in ferric form. Now generally how the iron is metabolized, so हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो जनरली क्या होता है, जब आप कुछ खाते हो, आपने कुछ भी खाया, जो भी आप डाइट लेते हो उसमें कौन सी फॉर्म प्रेजेंट होती है? उसमें होती है हमारी फेरिक फॉर्म। ऑलवेज फेरिक फॉर्म प्रेजेंट रहेगी। अब ये फेरिक फॉर्म जाएगी कहाँ? ड्यूडेनम में। और ड्यूडेनम में क्या होगा? इन ड्यूडेनम देयर इज स्टोरेज एज वेल एज देयर इज एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन। नाउ देखो, अब स्टोरेज किस फॉर्म में होती है? स्टोरेज हमने बोला इट इज इन द फेरिक फॉर्म एंड एब्जॉर्प्शन किस फॉर्म में होती है? दैट इज Fe2 पॉजिटिव फॉर्म, लाइक फेरस फॉर्म में। तो ये कैसे होता है हम इसको डिस्कस करेंगे। फर्स्ट जस्ट सी द बेसिक मैकेनिज्म। ठीक है, अब ये आयरन ड्यूडेनम में स्टोर होगी, एब्जॉर्ब होगी। अब जो भी लेफ्ट आउट आयरन बची है, अब ये आयरन कहाँ चली जाएगी? इन द प्लाज्मा। एंड इन प्लाज्मा यू नो व्हाट इज प्रेजेंट। अब ये ट्रांसफेरिन क्या करेगा? ये जो भी आयरन है प्लाज्मा में उसको कहाँ भेज देगा?
बोन मैरो के मैक्रोफेजेस में, ठीक है, बोन मैरो के मैक्रोफेजेस में चली जाएगी। अब ये जो आयरन इस बोन मैरो के मैक्रोफेजेस में गई है, इसको हम यूज़ करेंगे किसमें, एरिथ्रोपोएसिस में। एरिथ्रोपोएसिस में हम इसको यूज़ करके क्या बनाएंगे, RBCs. Got it? This is a basic mechanism. Now first we'll see how the iron is going to absorb. So absorption of iron. See, this is what? This is the gut lumen. ये क्या है हमारा, दिस इज अ ड्यूडेनल, दिस इज द ड्यूडेनम, और ये क्या है हमारा, ब्लड वेसल। ओके, दिस इज व्हाट, द गैस्ट्रिक ल्यूमन, this is the duodenum, and this is the blood vessel. अब यहाँ पे जो आयरन आई, सी, आपने डाइट ली, डाइट में कौन सी फॉर्म थी आयरन की, Fe3 पॉजिटिव, दैट इज व्हाट, फेरिक फॉर्म ऑफ आयरन। अब हमें इसको किस में कन्वर्ट करना है, यहाँ पे हमने क्या बोला, हम इसको कन्वर्ट करेंगे किस में, फेरस फॉर्म में, क्योंकि अब हमें एब्जॉर्प्शन करवानी है ना ड्यूडेनम में, तो ड्यूडेनम में जाने के लिए हमें इसे करना है कन्वर्ट Fe2 फॉर्म में। नाउ इसको हम क्या कहते हैं, ये एंजाइम क्या है, दिस इज फेरिक रिडक्टेस एंजाइम। ये क्या करेगा, Fe3 पॉजिटिव फॉर्म को कन्वर्ट करेगा Fe2 पॉजिटिव फॉर्म में। उसके बाद अब इसको Fe2 पॉजिटिव को एंटर भी तो होना है ड्यूडेनम के अंदर, तो यहाँ पे एक चैनल है जिसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज डाईमिटैलो ट्रांसपोर्टेन 1, या इसको हम DMT बोलते हैं, DMT1। यहाँ से जो आयरन है ड्यूडेनम के अब अंदर आ जाएगी, ठीक है। सो क्या होगी, आयरन की एब्जॉर्प्शन होगी गैस्ट्रिक ल्यूमन से। अब ये जो Fe2 पॉजिटिव है, अब ड्यूडेनम में और क्या हो रहा था, स्टोरेज हो रही थी, कि स्टोरेज अभी Fe2 पॉजिटिव फॉर्म में होगी, ऑब्वियसली नॉट। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको फिर से कन्वर्ट करना पड़ेगा Fe3 पॉजिटिव फॉर्म में। उसके लिए ये कन्वर्जन कैसे होगा, उसके लिए यहाँ पे एक मॉलिक्यूल है जिसको हम क्या बोलते हैं, सेरुलोप्लाज्मिन। ये सेरुलोप्लाज्मिन की हेल्प से Fe2 पॉजिटिव फॉर्म कन्वर्ट हो जाएगी Fe3 पॉजिटिव फॉर्म में। अब जितना आयरन स्टोर होना था वो हो गया, अब जितनी भी लेफ्ट आउट अमाउंट बची है इस Fe2 पॉजिटिव की, अब ये जाएगी बाहर, कहाँ, इन द ब्लड वेसल। अब ब्लड यहाँ से ड्यूडेनम से ब्लड वेसल में जाना ऑब्वियसली इट्स नॉट लाइक आप कभी भी मन किया आए, कभी भी मन किया गए। उसके लिए अब इसको एक सहारे की ज़रूरत है, और वो सहारा अब कौन है इसका, जो इसको यहाँ से निकलने में हेल्प करेगा, इसको हम बोलते हैं फेरोपोटिन। दिस इज अ फेरोपोटिन। ये हेल्प करेगा Fe2 पॉजिटिव को प्लाज्मा ब्लड वेसल में जाने के लिए। अब यहाँ पे ये Fe2 पॉजिटिव आ गई। अब क्या ये Fe2 पॉजिटिव ट्रांसपोर्ट होगी,
ऑब्वियसली नॉट। हमने क्या बोला था यहाँ पे, देखो हमने बोला था हमें स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट के लिए फेरिक फॉर्म चाहिए, ना कि फेरस। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, इस Fe2 पॉजिटिव फॉर्म को, फेरिक फॉर्म को फेरस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। फेरस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे कौन हेल्प कर रहा है, अब यहाँ पे करेंगे हिफेसिटिन। हिफेसिटिन विल हेल्प फॉर द कन्वर्जन ऑफ फेरस फॉर्म टू फेरिक फॉर्म। अब ये Fe3 पॉजिटिव कहाँ जाएगा, अब ये जाएगा मैक्रोफेज ऑफ बोन मैरो में। कैसे जाएगा, बाय द हेल्प ऑफ ट्रांसफेरेंस। ट्रांसफेरेंस इनको ट्रांसपोर्ट करेंगे एंड फाइनली वहाँ पे क्या होती है, एरिथ्रोपोइसिस, आरबीसीज बनेंगे और सब होगा। सो नाउ डू यू अंडरस्टैंड दिस मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन? आई होप सो। नाउ नेक्स्ट हम क्या डिस्कस करेंगे कि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में जनरली क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे। सो व्हाट आर द क्लिनिकल फीचर्स? सो फर्स्ट देयर इज पाइका। जनरली आपके पास भी बहुत से ऐसे फीमेल्स यहाँ आई होंगी ज़्यादातर कि डॉक्टर साहब मुझे चॉक खाने का बहुत मन करता है, या फिर एक स्लेट्स होती है ना, वो खाने का इनको बहुत मन करता है। दैट इज़ बिकॉज ऑफ द आयरन डेफिशिएंसी। उसको हम क्या बोलते हैं, पाइका। ठीक है। सेकेंड जो क्लिनिकल फीचर होगा दैट इज क्वाइलोनिकिया। क्वाइलोनिकिया क्या होता है, यहाँ पे जो नेल्स हैं वो स्पून शेप बन जाते हैं। इट इज़ व्हाट, इट इज़ अ स्पूनिंग ऑफ नेल। सी नॉर्मली जो हमारा नेल होता है ना वो कुछ ऐसा होता है। वेट, ये हमारा नेल है, ये हमारी फिंगर, दिस इज द नॉर्मल नेल। ठीक है। अब इसके केस में, इन केस ऑफ आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, ये नेल कैसा हो जाएगा, ऐसे स्पून के जैसे बन जाएगा। सी, इसको डोंट कंफ्यूज इट विथ क्लबिंग। ये फ्लैट सा हो जाएगा यहाँ से, इट इज़ लाइक फ्लैट सा, नॉट क्लबिंग में तो कैसा होता, नेल ऐसा होगा ना, यहाँ पे नेल कुछ ऐसा होगा, ऐसे। ठीक है, स्पून टाइप बन जाएगा। सो इसको हम क्या कहते हैं, इट इज़ कॉल्ड एज स्पूनिंग ऑफ नेल। कुछ ऐसे कह सकते हैं, ऐसा नेल हो जाएगा इसमें। ठीक है। अब हम करेंगे डायग्नोस। तो डायग्नोसिस कैसे करेंगे आयरन डेफिशिएंट एनीमिया का, उसके लिए हम ऑब्वियसली पेरिफेरल ब्लड स्मेयर एंड सीबीसी करेंगे। तो अब क्या क्या चीज़ें आपको देखने को मिलेगी यहाँ पे। सो फर्स्ट, जो हीमोग्लोबिन है उसकी कंसंट्रेशन कम हो जाएगी। आरबीसी मास को क्या होगा, आरबीसी मास भी कम हो जाएगा। WBCs को क्या होगा, WBCs आइदर नॉर्मल होंगे या कम हो जाएंगे। सेम वे में अगर हम प्लेटलेट्स की बात करें तो वो भी क्या होंगे, नॉर्मल और आइदर डिक्रीज्ड। यहाँ पे जब आप MCHC देखोगे तो वो क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। MCV क्या होगा, MCV भी डिक्रीज होगा। इवन अगर MCHC की वैल्यू देखोगे वो भी डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है। सो दीज आर ऑल व्हाट, आरबीसी इंडेक्स। और जो रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ है ना, वो क्या होगी इस केस में, वो इस केस में इंक्रीज हो जाएगी। सो ये आपको इसकी लैब फाइंडिंग्स याद रखनी है। पेरिफेरल ब्लड स्मेयर पे आपको एक और चीज़ देखने को मिलेगी, दैट इज पेंसिल सेल्स। सो वो आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, पेंसिल सेल्स कहाँ देखने को मिलते हैं, तो योर आंसर मस्ट बी आयरन डेफिशिएंट एनीमिया में यू गोना सी पेंसिल सेल्स। और जब आप इनकी बोन मैरो बायोप्सी करोगे ना, बोन मैरो बायोप्सी
पे आप इन सेल्स को स्टेन कैसे करोगे बोन मैरो की बायोप्सी पे? फर्स्ट तो आपको फाइंडिंग क्या मिलेगी बोन मैरो की बायोप्सी पे? यहाँ पे आप देखोगे कि जो स्टोर्ड आयरन है ना, स्टोर्ड आयरन वो क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। ऑब्वियसली अगर आयरन ही नहीं है तो एब्जॉर्ब कहाँ से होगी, और स्टोर तो होना दूर की बात है। तो वो क्या होगा, बोन मैरो की बायोप्सी पे देखोगे कि सेल में आयरन की स्टोरेज बहुत कम होगी। और वो कैसे देख पाओगे? थ्रू स्टेन्स, वाया स्टेनिंग। अब कौन सी स्टेनिंग हम यूज करते हैं इसके लिए? आइदर यू कैन यूज पर्ल स्टेन और यू कैन यूज पर्शियन ब्लू स्टेन। ब्लू स्टेन, ओके। सो स्टेनिंग, ये स्टेन ज़रूर याद रखनी है आपने, ठीक है। दीज आर इम्पॉर्टेंट थिंग्स कि कौन सी स्टेन हम यूज़ करते हैं आयरन के लिए। नाउ जब आप आयरन प्रोफाइल देखोगे इस पेशेंट की, तो आपको क्या क्या फाइंडिंग्स देखने को मिलेगी? फर्स्ट, आयरन प्रोफाइल में क्या क्या चीज़ें आती हैं वो पता होना चाहिए। फर्स्ट आएगी आयरन। सेकेंड जो चीज़ आयरन प्रोफाइल में हम चेक करते हैं दैट इज फेरिटिन। थर्ड जो चीज़ हम यहाँ चेक करेंगे दैट इज टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी देखेंगे। फोर्थ इज T%, मतलब ट्रांसफेरेंट सैचुरेशन बोलते हैं इसको। तो नॉर्मली अब हम इसको कंपेयर करेंगे नॉर्मल से और आयरन डेफिशिएंट एनीमिया के केस में। अब सी, नॉर्मल आयरन कितनी होती है जनरली? इट इज 50 to 150 नैनोग्राम पर डेसीलीटर, ठीक है। बट आयरन डेफिशिएंट एनीमिया के केस में क्या होगा? ऑब्वियसली आयरन की डेफिशिएंसी है तो आयरन क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। फेरिटिन का नॉर्मल लेवल क्या होता है? नॉर्मली इट इज फ्रॉम 50 to 150 नैनोग्राम पर यूएल, ठीक है। बट अगर हम आयरन डेफिशिएंट एनीमिया की बात करें तो ये क्या हो जाएगी? कम हो जाएगा। थर्ड जो मार्कर है दैट इज टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी। ये कितनी होती है? 300 माइक्रोग्राम पर डीएल। बट यहाँ पे क्या होगी? ये बढ़ जाएगी। टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी। क्यों? बिकॉज अब देखो प्रोटीन्स हैं, जितना भी आयरन अवेलेबल है, आयरन की डेफिशिएंसी है ना, तो कम आयरन अवेलेबल होगा, तो मैक्सिमम सारे प्रोटीन्स, जो भी प्रोटीन होगा ना, वो जितना आयरन अवेलेबल है उससे जल्दी जल्दी बाइंड कर लेगा, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। अगर हम ट्रांसफेरेंट सैचुरेशन की बात करें तो नॉर्मली इट इज़ 33%, बट इस केस में कम होगी, ठीक है। विल डिस्कस व्हाई। नाउ सी, फेरिटिन के रिगार्डिंग आपको कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं। सो फेरिटिन इज अ मोस्ट सेंसिटिव एंड स्पेसिफिक marker for iron deficient anemia. It is most sensitive and specific marker for iron deficient anemia. सेकेंड थिंग जो आपने याद रखनी है, जब भी आयरन डेफिशिएंसी होगी ना, तो जो फर्स्ट मार्कर डीअरेंज्ड होगा वो क्या होगा? फेरिटिन. सो इट इज अ फर्स्ट मार्कर to get dearranged in case of iron deficient anemia. थर्ड थिंग, जब भी आप आयरन डेफिशिएंट एनीमिया को ट्रीट करोगे ना, तो फर्स्ट मार्कर जो एलिवेट होगा वो भी कौन होगा? फेरिटिन. सो आप फेरिटिन का लेवल चेक कर सकते हो टू सी कि आपका ट्रीटमेंट कितना इफेक्टिव है. सो आफ्टर ट्रीटमेंट first marker to get normal is also ferritin. Okay, now we'll discuss about transferrin saturation. ट्रांसफेरेंट सैचुरेशन का मतलब क्या है? सी, ये हमारा
ए ट्रांसफेरिन मॉलिक्यूल है, ठीक है। हमने क्या कहा, ये इसके ऊपर आयरन के बैठने के लिए सीट्स हैं, ठीक है। तो आयरन अभी कम अवेलेबल है, तो इसकी फॉर एग्जांपल 1 या 2 सीट्स ऑक्यूपाई हुई, बाकी जो सीट्स थी वो बच गई। सो अब सैचुरेशन क्या होगी, डिक्रीज होगी ना। कहाँ ये जो ट्रांसफेरिन था ऑलरेडी मतलब ऑक्यूपाइड था जब नॉर्मल कंडीशन थी, बट अब क्या है, अब यहाँ पे आयरन डेफिशिएंसी है, तो मैक्सिमम सीट्स जो होंगी इस ट्रांसफेरिन की वो क्या होंगी, वेकेंट। सो क्या होगा, ट्रांसफेरिन की जो सैचुरेशन परसेंटेज है वो क्या होगी, कम होगी, ठीक है। अब हम एक इंडेक्स यूज करते हैं जिसको हम बोलते हैं मेंजर्स इंडेक्स। Now what is this Mencker's index? जनरली अगर इसमें MCV जो है वो इंक्रीज है, यू कैन से इफ इट इज़ मोर देन 13, तो इट विल टेल यू इट इज़ अ केस ऑफ आयरन डेफिशिएंट एनीमिया। नॉर्मली अगर हम बात करें ना नॉर्मल RBC की, तो जनरली क्या होता है, ये जो इंडेक्स होगा ये 13 से ज़्यादा नहीं होगा, अराउंड 13 होगा, ठीक है, 13 होगा, बट इट विल बी अराउंड 13। बट सेम केस में अगर हम बात करें लेस देन 13, तो ये कहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, दिस विल बी सीन इन थैलेसीमिया माइनर। ज़्यादा है अगर, तो वो कहाँ देखने को मिलेगा, आयरन डेफिशिएंट एनीमिया में। अगर नॉर्मल है तो 13 होगा, अगर 13 से कम है तो क्या होगा, थैलेसीमिया माइनर में ये देखने को मिलेगा। नाउ वी गोना डिस्कस अबाउट मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। सेकेंड इज मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। नाउ मेगालोब्लास्टिक एनीमिया क्यों होता है, इट इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B12 एंड विटामिन B9, ओके। अब आपको पता है B12 कहाँ स्टोर होता है, इट इज स्टोर्ड इन द टर्मिनल इलियम, सॉरी इट इज एब्जॉर्ब्ड इन टर्मिनल इलियम। एंड अगर हम विटामिन B9 की बात करें तो ये कहाँ एब्जॉर्ब्ड होगा, जेजुनम में, इट इज एब्जॉर्ब्ड इन जेजुनम, ओके। अब विटामिन B12 की डेफिशिएंसी किन लोगों में ज़्यादातर होती है, आपने सुना ही होगा, विटामिन B12 की जो डेफिशिएंसी है जनरली वेजिटेरियंस में होती है, सो इट्स डेफिशिएंसी अकर इन वेजिटेरियंस। और कहाँ कहाँ हो सकती है, इवन अल्कोहलिक्स में हो सकती है, ओके। थर्ड, कुछ ड्रग्स हैं, अगर पेशेंट वो ड्रग्स ले रहा है तो उनमें विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होगी, और वो ड्रग क्या है, जैसे कि मेथोट्रेक्सेट। मेथोट्रेक्सेट जो पेशेंट्स लेते हैं उनमें जनरली आपको विटामिन B12 डेफिशिएंसी देखने को मिलेगी। अदर इज फेनेटोइन, ओके। सो दीज आर द केसेस वेयर यू गोना सी विटामिन B12 डेफिशिएंसी। अब विटामिन B12 डेफिशिएंसी में एक क्लासिकल ट्रायड आपको देखने को मिलेगा, और वो क्लासिकल ट्रायड क्या है, फर्स्ट इसमें होगा जो मैक्रोसाइट्स देखने को मिलेंगे। मैक्रोसाइट्स मीन्स RBC की जो साइज है वो कितनी होगी, मोर देन 9 माइक्रोन, और वॉल्यूम कितना होगा, मोर देन 100 फेम्टोलीटर्स। सेकेंड जो थिंग आपको इस ट्रायड में देखने को मिलेगी वो क्या है, दैट इज हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल्स। हाइपर
सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल्स। जनरली जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं ना उनकी 3 to 5 लोब्स होती हैं, बट इस केस में जो लोब्स होंगी वो दे विल बी मोर देन 5 लोब्स। ओके, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल्स। थर्ड जो चीज़ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी दैट इज हॉवल जॉली बॉडीज। हॉवल जॉली बॉडीज ये क्या होती हैं, जनरली आरबीसीज के इनसाइड ना हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होती है, इसको हम बोलते हैं हॉवल जॉली बॉडीज। नाउ आई विल शो यू द इमेज, सी दिस इमेज इज ऑफ हॉवल जॉली बॉडीज। कैन यू क्लियरली appreciate this cell? This cell, this is what? This is a Howell Jolly body. See, अब ये हॉवल जॉली बॉडीज क्या होती हैं, ये आरबीसी है ना, तो यहाँ पे न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। न्यूक्लियर रेमिनेंट इनसाइड द आरबीसीज आर कॉल्ड एज हॉवल जॉली बॉडीज। तो सी इन दिस इमेज, कैन यू क्लियरली एप्रिशिएट दिस आरबीसी? यहाँ पे देखो, यहाँ पे इस आरबीसी के इनसाइड एक डॉट कलर का स्ट्रक्चर प्रेजेंट है ना, सो दिस इज अ केस ऑफ व्हाट, दिस इज अ हॉवल जॉली बॉडी। ओके, नाउ यहाँ पे आपको और भी फाइंडिंग्स देखने को मिलेंगी, और वो क्या है, अदर फाइंडिंग्स। सो जो यहाँ फर्स्ट फाइंडिंग आपको देखने को मिलती दैट इज कैबॉट रिंग। कैबॉट रिंग मीन्स यहाँ पे आरबीसी में ना एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर ऐसे बन जाता है जिसको हम कैबॉट रिंग बोलते हैं। सेकेंड फाइंडिंग जो यहाँ देखने को मिलेगी दैट इज बेसोफिलिक स्टिपलिंग। स्टिपलिंग ऑफ आरबीसीज। सी दिस इज अ नॉर्मल आरबीसीज और उसमें ऐसे ब्लू कलर के डॉट से देखने को मिलेंगे, दैट इज कॉल्ड एज बेसोफिलिक स्टिपलिंग। थर्ड जो फाइंडिंग आपको यहाँ देखने को मिलेगी, इफ़ यू सी द MCH, जो आरबीसी इंडेक्स अगर आप देखोगे ना तो MCH क्या होगा यहाँ पे, इट इज़ इंक्रीज्ड। और अगर हम बात करें MCV की, वो भी इंक्रीज्ड होगा यहाँ पे, बट MCHC is normal here, so you have to remember this. Okay, now जो फोर्थ फाइंडिंग यहाँ देखने को मिलेगी दैट इज व्हाट, आपको पता है जो सीरम मिथाइल मेलोलिन को ए है ना, तो अगर विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होती है तो उसके लेवल्स क्या होंगे, बढ़ जाएंगे। सो सीरम मिथाइल मेलोनिल कोए लेवल will increase in case of vitamin B12 deficiency. Got it? So आपको पता है ये जो मिथाइल मेलोनिन कोए है ना, ये क्या करता है, ये क्या बनाएगा, माइलिन शीथ बनाएगा। ठीक है, नाउ फिफ्थ फाइंडिंग जो आपको यहाँ देखने को मिलेगी दैट इज व्हाट, जो सीरम होमोसिस्टीन लेवल होते हैं ना वो क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। सीरम होमोसिस्टीन लेवल increases in case of vitamin B12 deficiency, or you can say it also increases in case of vitamin B9 deficiency. ठीक है, और यहाँ पे अगर आप स्किलिंग टेस्ट करोगे ना तो वो पॉजिटिव आएगा। ठीक है, स्किलिंग टेस्ट इज पॉजिटिव। टेस्ट क्या होगा यहाँ पे, पॉजिटिव होगा। ठीक है, स्किलिंग टेस्ट पॉजिटिव क्यों है, क्योंकि इस पेशेंट में पैरानीशियस एनीमिया है। अगर इस पेशेंट में पैरानीशियस एनीमिया होगा तो ये टेस्ट पॉजिटिव होगा।
एनीमिया। ओके, अब हम इसकी कॉम्प्लिकेशन की बात करेंगे। सो द मोस्ट सीवियर कॉम्प्लिकेशन ऑफ मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया इज व्हाट? दैट इज सब एक्यूट कंडक्शन डिजनरेशन। सो मोस्ट सीवियर कॉम्प्लिकेशन क्या है? दैट इज सब एक्यूट कंडक्शन degeneration. Got it? Now we have done the bone marrow biopsy of this patient. So आपको यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा? बोन मैरो बायोप्सी पे देयर इज हाइपरसेलुलर बोन मैरो, हाइपरसेलुलर बोन मैरो, ठीक है। बट इवन दो इट इज़ अ हाइपरसेलुलर बोन मैरो, बट अगर रेक्टिक काउंट देखना है तो वो क्या होगा? कम होगा। रेक्टिक काउंट विल बी डिक्रीज्ड। रेक्टिक काउंट कम क्यों होगा? बिकॉज ये हीमोलिसिस का केस नहीं है, ठीक है। मैंने आपको पहले ही बताया था ये चीज़। दैट इज ड्यू टू मेगैलोब्लास्ट, मेगैलोब्लास्ट की वजह से होगा, ठीक है। सी दिस इज अ मेगैलोब्लास्ट, और इस मेगैलोब्लास्ट में क्या होगा? यहाँ पे ऐसे सीव लाइक क्रोमैटिन होगा। व्हाट? सीव लाइक क्रोमैटिन होगा यहाँ पे मेगैलोब्लास्ट में, ठीक है। फॉर फोलेट डेफिशिएंसी, व्हाट यू गोना सी? जो सीरम फोलेट लेवल है वो कम हो जाएंगे ऑब्वियसली, क्योंकि फोलेट डेफिशिएंसी है। अगर आप आरबीसी फोलेट देखोगे वो भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। यहाँ पे जो फिग्लू टेस्ट होगा, फिग्लू टेस्ट वो क्या होगा? फिग्लू टेस्ट पे आप देखोगे कि जो फिग्लू है ना वो इंक्रीज होगा, फिग्लू इज इंक्रीज्ड। नाउ सी, हिस्टिडीन जो होता है ना, हिस्टिडीन विल मेक व्हाट? फिग्लू। हिस्टिडीन फिग्लू बनाएगा। ये फिग्लू होता क्या है? इट इज फॉर्मिमिनोग्लूटामिक एसिड। इट इज व्हाट? फॉर्मिमिनोग्लूटामिक एसिड, ठीक है। सो हियर इन द प्रेजेंस ऑफ विटामिन B9 ये फिग्लू किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ग्लूटामिक एसिड में। अब हमने क्या कहा? यहाँ फोलेट डेफिशिएंसी है तो क्या होगा? ये जो फिग्लू है ना ये बढ़ जाएगा, बिकॉज B9 नहीं है तो इसका कन्वर्जन टू ग्लूटामिक एसिड नहीं हो पाएगा, तो ग्लूटामिक एसिड कम होगा, फिग्लू ज़्यादा होगा। इसीलिए मैंने कहा जो फिग्लू टेस्ट है उस पर आपको क्या देखने को मिलेगा? देयर इज इंक्रीज फिग्लू। फिग्लू क्या है? फॉर्मिमिनोग्लूटामिक एसिड, ठीक है। नाउ वी आर गोना डिस्कस अबाउट पैरानीशियस एनीमिया। Pernicious anemia. Now, अब pernicious anemia क्यों हुआ? That is due to the deficiency of vitamin B12. This is also due to the deficiency of B12. अब B12 की डेफिशिएंसी क्यों हुई? अब यहाँ पे वो वेजिटेरियन ये वाला सिनेरियो नहीं है, यहाँ पे विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हुई बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ इंट्रिंसिक फैक्टर, बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ इंट्रिंसिक फैक्टर। अगर ये इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं है तो विटामिन B12 जो है वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा टर्मिनल इलियम में, तो विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो जाएगी। अभी इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं होने के क्या क्या रीज़न्स हो सकते हैं? फर्स्ट रीज़न हो सकता है कि एंटीबॉडी बनी, उसने जो इंट्रिंसिक फैक्टर था उसको
किल कर दिया. दिस इज़ द फर्स्ट रीज़न. और इंट्रिंसिक फैक्टर जनरली कहाँ बनता है? सो इसने डायरेक्टली एंटीबॉडी ने इंट्रिंसिक फैक्टर को नहीं किल किया, इसने मेनली जो पैराइटल सेल्स है ना उनको डैमेज कर दिया. सो इट इज़ बिकॉज ऑफ द पैराइटल सेल्स के डैमेज की वजह से इंट्रिंसिक फैक्टर रिलीज ही नहीं हुआ और हमें क्या हो गया? पैरनीशियस एनीमिया हो गया. अब सेकेंड रीज़न यहाँ पे जो हो सकता है दैट इज़ एंटीबॉडी ने क्या किया? एंटीबॉडी ने सीधा क्या डैमेज कर दिया? इंट्रिंसिक फैक्टर को. पैराइटल सेल्स ने नॉर्मली बनाया बट इसने डैमेज कर दिया इंट्रिंसिक फैक्टर को जो बना था. थर्ड रीज़न क्या है? एंटीबॉडीज़ ने किसको डैमेज कर दिया? अब रिसेप्टर्स ही नहीं रहे, जो रिसेप्टर्स थे ना इलियम में उनको ही डिस्ट्रॉय कर दिया, रिसेप्टर्स ऑफ इलियम. अगर रिसेप्टर्स ही नहीं रहेंगे तो इंट्रिंसिक फैक्टर को ऑब्वियसली ये रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे. तो दीज आर द 3 पैथोलॉजीज जिसकी वजह से हमें पैरनीशियस एनीमिया हो सकता है. अब हम डिस्कस करेंगे एनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीज़. एनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीज़. ठीक है. जनरली यहाँ पे जो एनीमिया हुआ है ना दैट इज़ ड्यू टू सम ड्रग्स, दैट कैन बी ड्यू टू एनी ट्यूमर और दैट कैन बी ड्यू टू एनी इन्फ्लामेशन. ठीक है. इन पैथोलॉजीज़ की वजह से इसमें फॉर एग्ज़ाम्पल ये थिंग्स क्रॉनिक, आप अगर कोई ड्रग बहुत टाइम से ले रहे हो उसकी वजह से हो सकता है एनीमिया, ट्यूमर की वजह से हो सकता है, इन्फ्लामेशन आपको पता है वो बहुत कंट्रीब्यूट करती है. सो दीज आर द फैक्टर्स दैट कैन कॉज एनीमिया ऑफ द क्रॉनिक डिजीज़.